नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे। अ, देश में आदिवासियों की चर्चाएं बहुत हो रही है, और वो इसलिए हो रही है कि देश में जो कॉरपोरेट्स हैं वो जगह जगह जंगल काट रहे हैं, पहाड़ काट रहे हैं, नदियां रोक का पानी रोक करके उनको डंप कर रहे हैं। तो उसमें फिर आदिवासियों के जो है हित है वो टकरा रहे हैं। और आदिवासी अपने जंगल को बचाने के लिए, अपनी अ, आजीविका को बचाने के लिए, अपने पहाड़ को बचाने के लिए वहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, और पूरे देश में ये चल रहा है। अभी पिछले दिनों मतलब 15-16 तारीख को उदयपुर में आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच की एक बैठक हुई, 2 दिन की। उसकी राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक हुई। उसमें इन सारे मुद्दों पर चर्चा की गई। और मैं अभी थोड़े दिन पहले मुलतई गया था। वहां पर मामला तो किसानों का था। झगड़ा तो मतलब बात तो किसानों की होनी थी, लेकिन वहां पर भी 2 दिन में पूरा जंगल कट रहे हैं, पहाड़ कट रहे हैं, पानी रोका जा रहा है, इसी पर पानी बचाओ, इसी पर चर्चा हुई। मतलब ये इतना बड़ा काम। मैं आपको बताऊं, एक महिला वहां से आई, सिंगरौली से। सिंगरौली से आई, उसने कहा कि हमारे यहाँ 1,000 पेड़, 2 लाख पेड़ काट दिए। और 2 लाख पेड़ काट दिए, वो तो ठीक है, पर मैं ये पूछना चाहूँ, महिला ने कहा, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अडानी के बाप ने लगाए थे क्या वो पेड़ जो उसने काट दिए? मतलब इतना रोष है लोगों में कि वो अगर कोई ऐसा सामने आ जाए तो उसको मार ही दे। तो ये क्यों हो रहा है, इसके ऊपर हमको चर्चा करनी चाहिए। अभी भागलपुर में 10 लाख पेड़ एक साथ काटने की बात चल रही है। राजस्थान में अभी बीकानेर में बहुत बड़ा धरना लगा कि खेजड़ी के पेड़ नहीं काटे जाएं। तो चारों तरफ, कहने का मतलब ये है कि चारों तरफ जो है ये कॉरपोरेट्स जो है बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। और जो संविधान में प्रदत्त जो चीजें हैं उनको भी नहीं मान रहे हैं। अब फॉरेस्ट राइट्स को डाइल्यूट कर दिया अभी। तो फॉरेस्ट राइट तो संविधान में दिए हुए हैं, उनको आप क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो? इसी तरह से ट्राइबल को आरक्षण दिया हुआ है 7.5%। तो उसमें भी अब जो है उसको भी डाइल्यूट कर रहे हैं। ये लगा रहे हैं कि इसमें क्रीमी लेयर लगाओ। अरे भाई, ये जो आरक्षण है वो कोई लोगों की गरीबी हटाओ आंदोलन नहीं है, या गरीबी हटाओ प्रोजेक्ट नहीं है। ये प्रोजेक्ट है स्वाभिमान को बरकरार रखो, आदिवासियों के स्वाभिमान को जिंदा रखने का प्रोजेक्ट है। और आप लोग मतलब सरकार जो है इसे डाइल्यूट कर रही है। हालत ये है कि मध्य प्रदेश में एक आदिवासी पर एक बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने पेशाब कर दिया। अब इतना ज्यादा जलील कर रहे हैं लोगों को, और फिर ऊपर से ये ला रहे हैं इस तरह के चीजें। तो इस पे पूरी बात करने के लिए आज मेरे साथ हेमेंद्र चंडालिया हैं, जो उस बैठक में भी उपस्थित थे। और वैसे भी इन आदिवासी के मुद्दों पर पूरे देश भर में ही नहीं बल्कि विश्व भर में क्या हो रहा है उस पर आप निगाह रखते हैं। तो मैंने इनसे निवेदन किया कि आप जो है हमारे दर्शकों को और हमें ये समझाने का की कोशिश करें कि आदिवासियों के हितों का टकराव कैसे हो रहा है, और सरकार इसमें क्यों मतलब हर्डल बन रही है, या क्यों उनको उनके खिलाफ खड़ी हो रही है। तो मैं चंडालिया सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और चैनल तो आपका ही है, लेकिन अ, मैं समझता हूँ कि आप इन सब चीज़ों पर अच्छे से प्रकाश डाल पाएंगे। आपको मैं बुलाऊं उसके पहले मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर महावीर समता संदेश को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। दोस्तों, अभी हमने इस वीडियो बनाने में कुछ
चेंजेज किए हैं, कुछ बदलाव किए हैं, आपको वो कैसे लग रहे हैं उसके ऊपर भी कमेंट करें, ताकि हम और उसमें सुधार कर सकें। जय हिंद। आ, चंडालिया सर, आप एक बार फिर आपका जी। स्वागत। हम्म। अ, नमस्कार मित्रों। अभी जिस विषय पर बातचीत आज हम करेंगे वो आदिवासियों के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ सवाल तो है ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो विकास का मॉडल हिंदुस्तान ने स्वीकार किया है और जिस नग्न पूंजीवाद की ओर हम लोग तेजी से बढ़ रहे हैं, उसके चलते हमारे सारे प्राकृतिक संसाधनों की क्या स्थिति है, वो हमारी आज चिंता का सबसे बड़ा विषय है। तो 15 और 16 फरवरी को उदयपुर में आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच की राष्ट्रीय समन्वय समिति की एक बैठक हुई, जिसमें 16 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए। और इन प्रतिनिधियों ने इस समय देश में आदिवासियों की जो स्थिति है उसके विभिन्न पक्षों पर बातचीत की, और उसके माध्यम से जो हमारी पूरी देश की विकास नीति है, जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, उन पर भी चर्चा हुई। तो मैं आज उन सब विषयों को समेटने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या चिंताएं वहाँ जाहिर की गई, और किस तरह से हमारा जो इकोनॉमिक मॉडल है, हमारी जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, इसमें संसाधनों की लूट के प्रावधान लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और जो कभी प्रकृति को बचाने का काम करने वाला समुदाय था, आदिवासी समुदाय, उनको दरकिनार करके, उनको हाशिए पर सरका करके, पूंजीपतियों के लिए जंगल और जमीन और जल, इन सारे संसाधनों को खुला करने, उनकी खुली लूट को एक तरह से प्रोत्साहित करने की नीतियां इस देश में सामने आ रही हैं। तो प्रारंभ में हम बात करें कि इस संगठन में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जितेंद्र चौधरी, वो त्रिपुरा में इस समय विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। और पहले जब वहाँ वामपंथी सरकार थी तो उसमें वो मंत्री हुआ करते थे। इसकी उपाध्यक्ष वृंदा करात हैं, जो सांसद रही हैं और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की पॉलिट ब्यूरो की सदस्य हैं। साथ ही अ, इसमें जो राष्ट्रीय संयोजक हैं वो पश्चिमी बंगाल से डॉक्टर पोलिन बॉस की हैं। और ये सारे लोग, जो कि लगभग 16 राज्यों से, जिसमें पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आदि आदि सारे राज्यों से लोग आए थे, और उन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र की, अपने अपने राज्यों की समस्याओं के बारे में भी उल्लेख किया। जो सबसे महत्वपूर्ण घटना जिसका उल्लेख किया गया, मुझे लगता है वो महाराष्ट्र की थी, जिसमें दो बड़ी बड़ी लंबी पद यात्राओं का जिक्र उन्होंने किया, कि किस तरीके से लॉन्ग मार्चेस आयोजित किए गए आदिवासियों के द्वारा, और उन अधिकारों को लेकर के सरकार के सामने बड़ी संख्या में, कई किलोमीटर तक लंबा मार्च करते हुए आदिवासियों ने और किसानों ने अपनी मांगे रखी। और इसमें कुछ हद तक उन्हें सफलता भी मिली, कि जो अ, वन अधिकार कानून 2006 का है, जिसको कि अब लगभग डाइल्यूट करके समाप्त करने की और देश बढ़ रहा है, तो उसमें से कई अधिकारों को उन्होंने अपने लिए सुरक्षित करने के लिए एक समयबद्ध घोषणा राज्य सरकार से करवाने में वो सफल हुए, ऐसा बातचीत में उस समय सामने आया। तो ये कौन कौन से विषय थे जिस पर बातचीत हुई, और क्या क्या मुद्दे थे, इन सब पर हम क्रमबद्ध रूप से बातचीत शुरू करेंगे। जो सबसे बड़ा विषय आदिवासियों को प्रभावित करने वाला है, वह उनके रोजगार का सवाल है। और रोजगार ज्यादातर क्षेत्रों में, ज्यादातर राज्यों में, जो हमारी मनरेगा की योजना थी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, कानूनी गारंटी थी,
उस कानून को बदल करके हाल में जो नया कानून केंद्र सरकार लाई है, जिसको जी राम जी नए नाम से उसको लाया गया है, और कहने को उसमें 125 दिन रोजगार देने की बात कही है, लेकिन असल में स्थिति ये है कि 2 महीने जो मानसून के होते हैं उसमें तो कोई रोजगार नहीं दिया जाएगा, ये उसमें प्रावधान है। साथ ही जो अ, व्यय है उसके ऊपर, उसमें प्रावधान ये है कि पहले 90% व्यय केंद्र करता था और 10% राज्यों को उसमें मिलाना होता था। अब उस अनुपात को बदल करके 60 और 40 कर दिया गया है। इसका आशय ये हुआ कि अब राज्यों का दायित्व 10% से बढ़ करके 40% हो गया है। तो ऐसे में अभी का बजट अगर हम देखें तो इस बजट में ग्रामीण रोजगार की इस योजना में जो पिछले बजट में प्रावधान था व्यय का, उससे कम प्रावधान रखा गया है। तो एक और आप ये कह रहे हैं कि हम 125 दिन का रोजगार देंगे, दूसरी ओर बजट में जो राशि रखी गई है वो पहले वर्ष की पिछले वर्ष की राशि से भी कम रखी गई है। तो इससे ये एक जो केंद्र सरकार का दोहरा चरित्र है वो भी सामने आता है। और इस बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि मनरेगा को ही पुनः अ, लागू किया जाए, इस तरीके की मांग देश भर में उठाई जाए। और ये जो मंच है, इसके विभिन्न राज्यों में जो इकाइयां हैं वो संगठित होकर के मनरेगा को पुनर्स्थापित करने या उसको पुनः लागू करने को लेकर के अपने अपने स्तर पर बड़े आंदोलन की भूमिका बनाए। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय था। और मुझे लगता है कि जो दूसरे अन्य राजनीतिक दल भी हैं, दूसरे संगठन भी हैं, उन लोगों ने भी अलग अलग मंचों से इस बात को कहा है कि ये जो परिवर्तन किया गया है मनरेगा के प्रावधानों में, वो लोगों के खिलाफ है। खासतौर से ग्रामीण रोजगार जो मिलता था और एक किस्म की गारंटी थी लोगों को कुछ मिल जाने की, उसमें इस परिवर्तन से बेहद कमी आई है। तो एक तो ये बड़ा डिस्कशन था। और दूसरा, बजट के अंदर जो प्रावधान है, जब योजना आयोग था, अब तो नीति आयोग बन गया, उसको खत्म कर दिया गया, तो उस समय ये प्रावधान था कि पॉपुलेशन के अनुपात में बजट प्रोविजंस होने चाहिए। इसका आशय ये हुआ कि जो जनसंख्या है जनजाति की, आदिवासियों की, पूरे देश में 2011 के जनगणना के हिसाब से लगभग 8.6% जनसंख्या जनजाति जनसंख्या है। लेकिन अगर आप देखें, इस अनुपात में प्रावधान पहले भी नहीं थे, अब और कम होते चले जा रहे हैं। ये जो बजट रखा गया है केंद्र में वित्त मंत्रालय द्वारा, उसमें लगभग 2.58% ही राशि रखी गई है आदिवासियों के कल्याण के लिए। और ये भी एक किस्म का फ्रॉड सा लगता है, क्योंकि इसमें अनेक वो चीजें भी शामिल कर ली गई हैं जिसका सीधा संबंध आदिवासी विकास से या उनके कल्याण से नहीं है। तो इस विषय पर भी काफी चर्चा इस बातचीत, इस 2 दिन के सम्मेलन में हुई। और ये कहा गया जोर दे करके कि आदिवासियों के लिए जो निर्धारित बजट है उसको न सिर्फ बढ़ाया जाए, बल्कि उसको सही ढंग से यूटिलाइजेशन या उसका उपयोग भी किया जाए। क्योंकि गत वित्तीय वर्ष में ये देखा गया कि जो प्रावधान किए गए थे उन प्रावधानों में भी लगभग 7,000 करोड़ रुपया व्यय नहीं हो पाया। इसका अर्थ ये हुआ कि पहली बात तो आप बजट प्रोविजंस करते नहीं हैं, और जब करते हैं तो उन प्रोविजंस को भी जमीन पर लागू करने में सरकार कोताही बरतती है। एक और बड़ा परिवर्तन जो इस बार बजट में हुआ है, जो सबकी चिंता का विषय, वो ये है कि जो टर्म थी ट्राइबल सब प्लान, उसको खत्म कर दिया गया। अब इस तरीके का कोई जो टर्म है, जो संज्ञा है, वही नहीं रहेगी। उसके स्थान पर इन्होंने एक फ्रेज यूज किया, एलोकेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स या आदिवासियों के कल्याण के लिए प्रावधान। और इसको बजट के 10B सेक्शन में लिखा है उन्होंने। लेकिन ये इसमें समीक्षा की गई कि जो प्रावधान
ट्राइबल सब प्लान के अंदर गारंटीड थे, जिनकी बहुत एक तरीके से गारंटी हुआ करती थी उस तरीके की। अब इस नए रूप में गारंटी मिलना लगभग संभव नहीं हो पाएगी। दो और बड़े प्रावधान इसके अंदर वहाँ बातचीत में आए, और ये था कि जो रूरल डेवलपमेंट है या ग्रामीण विकास की जो योजनाएं हैं, उसके ऊपर जो खर्च है उसमें बड़ी भारी एक कटौती इस बार के बजट में है। और लगभग 53,000 करोड़ रुपया कम उसके लिए रखा गया है। और साथ ही जो जल जीवन मिशन है उसके अंदर भी 17,000 करोड़ रुपए का जो एलोकेशन है वो रखा गया है, जबकि पहले 67,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था। इसका अर्थ ये हुआ कि जो आम लोगों से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, खासतौर से जिनसे आदिवासी भी पूरी तरह प्रभावित होते हैं, उन योजनाओं में इस बजट में जो प्रावधान रखे गए हैं वो कम रखे गए हैं, और पिछले बजट में जो रखे गए थे उनमें पूरी राशि का व्यय आदिवासी कल्याण के लिए नहीं नहीं। हुआ है। तो ये कुछ आंकड़े थे जो मैं सोच रहा हूँ कि आम हमारे जो दर्शक हैं उन तक पहुंचाना आवश्यक है। और इससे ये भी जाहिर होता है कि जो हमारा केंद्रीय सरकार है और उसमें जो जनजाति विकास मंत्रालय है, वो मंत्रालय अपनी भूमिका को किस हद तक निभा पा रहा है। इसके अलावा जो बातचीत हुई उसमें मुख्यतया शिक्षा और रोजगार के सवाल हमारे सामने लाए गए। उसमें ये बात कही गई कि जो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है हाल में बीजेपी और आरएसएस के समर्थन से, उसमें ये कहा गया है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, इनके लिए जो आरक्षण है उसमें भी क्रीमी लेयर के प्रावधान को लागू किया जाए। अर्थात ये हुआ कि जो उसमें उच्च आर्थिक स्थिति वाले लोग हैं उनको आरक्षण से वंचित किया जाए। तो इस बारे में अभी सेठ साहब ने भी कहा कि ये जो प्रावधान किए गए हैं वो आर्थिक आधार पर किए गए प्रावधान हैं ही नहीं। उसके लिए तो अलग से इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए 10% का अलग से प्रावधान है, लेकिन ये सामाजिक पिछड़ेपन का एक तरीके से उससे जो होने वाला नुकसान है या उसके कारण जो पिछड़ापन है उसकी भरपाई के लिए, उसके लिए ये प्रावधान रखे गए थे कि कैसे वो हमारे सामाजिक जीवन में समानता के स्तर पर आ सके। लेकिन हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो एनडीए की सरकार है या जिसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग प्रमुखता से हैं, उनका चिंतन मनुवादी चिंतन है, और जो सामाजिक विभेद है उसको बनाए रखना चाहते हैं। जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उस वर्णाश्रम व्यवस्था के समर्थक ये लोग हैं। इसलिए अ, आदिवासी और जो शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं उनके समुचित विकास की जो योजनाएं हैं उनको ये ठीक तरह से लागू होने देना इनकी फिलॉसफी में नहीं है। एजुकेशन के सवाल पर ये देखा गया कि पिछले 10 वर्षों में मर्जर के नाम पर लगभग 93,000 सरकारी विद्यालय बंद हुए हैं। और सामान्यतया ये उन क्षेत्रों में बंद हुए हैं जहाँ की ट्राइबल आदिवासी पॉपुलेशन लोग ज्यादा। रहते हैं, क्योंकि बंद करने का आधार ये हुआ कि विद्यालयों के अंदर नामांकन कम है, और नामांकन अगर कम है तो ऐसे दो विद्यालयों को मिला करके मर्ज कर दिया जाए। इसका परिणाम ये हुआ कि बच्चों को प्राथमिक शाला के लिए भी 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर चल करके और दूर जाने की स्थिति पैदा हुई, और इससे ये हुआ कि ड्रॉप आउट्स की संख्या बढ़ी। तो जो ड्रॉप आउट कम करने की इच्छा थी, तो हम ये देखते हैं 2015 से 2025 के बीच में विद्यालयों में लगभग 19% ड्रॉप आउट की संख्या बढ़ी है। एक तरफ हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन इसके तुलना में जो नामांकन है विद्यालयों में वो पहले से कम होने लगा है। तो ये जो एक बड़ा अंतर्विरोध नजर आ रहा है शिक्षा को लेकर के, कि जहाँ विस्तार होना चाहिए था सुविधाओं का, डोर स्टेप एजुकेशन की हम लोग बात करते थे किसी जमाने में कि लोगों के घरों तक शिक्षा पहुंचे,
वो इन नीतियों के कारण अब असंभव होता दिखाई देता जा रहा है। इसी तरीके से जो हॉस्टल्स हैं आदिवासियों के, एकलव्य विद्यालय भी हैं, हॉस्टल्स भी हैं, उनकी संख्या में भी कमी है, और इसमें जो उपलब्ध सुविधाएं हैं वो भी लगातार कम हुई हैं। तो आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच ने ये निर्णय लिया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो रिट दायर हुई है उसके खिलाफ मंच भी अपनी ओर से उसका मुकाबला करेगा, और इस रिट को स्वीकार न करने की बात कहेगा। दूसरा जो बड़ा सवाल आदिवासी जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, और वो न सिर्फ भारत में है बल्कि दुनिया में लगभग सभी जगह है, वो है विस्थापन का। देखिए, दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं इस बारे में। बहस में कुछ हद तक थी, या न भी हो तो भी हमें समझना ये चाहिए कि जहां जहां पहाड़ है, सामान्यतया बांध भी वहीं बनते हैं। तो दो पहाड़ों के बीच में जो जगह है जहां से कोई स्ट्रीम या कोई नदी या कोई नाला जा रहा है, तो उन पहाड़ों के बीच उस जगह को रोक करके बांध बनाया जा सकता है। और पहाड़ों में ही अधिकांश आदिवासी लोगों का भी रहने का स्थान होता है। दूसरा, जितने अभयारण्य बने हैं या सैंक्चुरीज बने हैं, वो ज्यादातर जंगलों में है। और जंगल कहाँ है? जंगल पहाड़ों के आसपास है। तो जंगल जहाँ है वहीं आदिवासी भी हैं। जहाँ जहाँ सेंचुरीज बनी है, अभयारण्य बने हैं, वहां से भी आदिवासियों के विस्थापन का संकट पूरे विश्व में हमें देखने को मिलता है। जहाँ जहाँ बांध बनते हैं वहां से भी आदिवासियों के विस्थापन का संकट हमारे सामने आता है। और इसके अलावा जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे बांसवाड़ा में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, वहाँ लगने की तैयारी चल रही है, लगा भी है कुछ हद तक। और इस तरीके की जहाँ जहाँ विकास की योजनाएं हैं, कई जगह रेल मार्गों का निर्माण, सड़क मार्गों का निर्माण। तो दिल्ली से बम्बई के बीच में प्रस्तावित जो बुलेट ट्रेन का रेल रोड बनने वाला है, वो सारे आदिवासी अंचल से गुजरने वाले विकास योजनाएं हैं। तो उनके बनने के साथ साथ न सिर्फ वहां से पेड़ों का कटना, पहाड़ों का कटना, ये सब होता है, बल्कि आदिवासियों के विस्थापन का सवाल भी सामने आता है, उनको वहां से हटाया जाता है। तो इस सवाल को, चाहे वो उड़ीसा में हमने देखा बहुत सारे नियाम राजा पहाड़ी के आसपास और अन्य जगहों पर जहाँ वेदांता आया और बाद में अन्य दूसरे उद्योगपति भी आए, लोगों को वहां से हटाया गया। उनकी पान की खेती के जो बहुत बड़े फॉर्म्स थे आदिवासियों के, उन सबको मित्तल जिंदल सब आ रहे नष्ट हैं। कर दिया गया। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, तो वहाँ जैसे जैसे उद्योगों का विकास हुआ और उद्योगपतियों को जमीनें अलॉट कर दी गई, अब राजस्थान का नंबर है। राजस्थान में आप देखिए, जिसको हम एक तरीके से म्यूजियम ऑफ मिनरल्स कहते हैं, लगभग 79, 79 प्रकार के खनिज राजस्थान में हैं। और कुछ मामलों में तो राजस्थान पूरे देश इकलौता में है। मोनोपोली है कुछ मिनरल्स में, जो जिंक है, लेड है, मैग्नीशियम है, अ, और मार्बल का बहुत बड़ा यहाँ स्रोत है, सोप स्टोन इंडस्ट्री है। तो इन सब फॉस्फेट, खनिज, सुपर फॉस्फेट, रॉक रॉक फॉस्फेट, फॉस्फेट। ये सारी चीजें राजस्थान में बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। तो अब नजर उद्योगपतियों की राजस्थान पर है, और यहाँ खनिज खनन को बढ़ावा देने और वहाँ के उद्योगों को लगाने को लेकर के सरकार की नीति। अभी अरावली वाले सवाल पर भी हमने सबने देखा कि कैसे अरावली की एक नई परिभाषा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लागू करने की कोशिश की गई, और खनन के लिए पूरे अरावली को खोलने की जो सरकार की मंशा है वो सामने आई। तो इसमें जो बातचीत हुई वो विस्थापन को लेकर के भी गंभीरता से बातचीत हुई। और बातचीत के दौरान ही अ, आदिवासी अंचल से करीब 15-20 लोग इस
सम्मेलन के स्थान पर आए, जिन्होंने बताया कि एक डैम बनने वाला है सानमारिया नाम से, और उस बांध की लूप में आने की आशंका को देखते हुए जहां वो बसे हुए थे वहां से उनको बेदखल करने के लिए पुलिस और वन विभाग के लोग गए। और न सिर्फ उन लोगों को वहां से हटाया, उनकी करीब 15-20 झोपड़ियां तोड़ दी गई, उनके सामान को नष्ट कर दिया गया, और महिलाओं और पुरुषों की पुलिस ने पिटाई तक की। तो एक छोटी सी बच्ची, दूधबूही बच्ची को लेकर के एक महिला आई थी, मोरी नाम की एक महिला थी। वो बच्चे को उससे छीन लिया गया और पटक दिया गया, तो उस बच्चे के पीठ पर चोट का निशान देखा जा सकता था। तो ये जो स्टेट एक किस्म का रिप्रेशन है, एक दमन है, उसको भी एक तरह से चिन्हित चिन्हित करना आवश्यक है कि एक तरफ आप आदिवासियों को नक्सलवादी कह करके उनकी हत्या कर रहे हैं झारखंड में, उड़ीसा में, बस्तर में, और इधर सरकार स्वयं जिस किस्म की हिंसक और दमनात्मक कार्रवाई में शामिल है। तो ये उन कारणों को चिन्हित करती हैं और इंगित करती हैं कि लोग क्यों हथियार उठा करके सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो उन लोगों को भी वहाँ उनकी बातचीत को सुना गया, और आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच ने उनके उनके जो सवाल है उनको उठाने की और उनके समर्थन की घोषणा की। तो मेरे ख्याल से ये फिलहाल इतनी बातचीत काफी है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन हो गया। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, आदिवासी समाज से जुड़े विषयों और उनके विकास के अंतर्विरोधों को समझने के लिए पूरी दुनिया में आदिवासियों की जमीन और संसाधनों की लूट का एक माहौल बना हुआ है, और उसके खिलाफ पूरी दुनिया में संघर्ष भी चल रहे हैं। तो हम उन सारे संघर्षों के बारे में विस्तार से और भी आगे बात करते रहेंगे। किसी भी देश में और विश्व में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को सही ढंग से लागू करने के लिए ये जो एक बड़ा समुदाय है देश और दुनिया में, उनके हितों की रक्षा करना भी आवश्यक है, तभी हम एक प्रैक्टिकली फंक्शनल डेमोक्रेसी साबित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद चंडालिया सर, आपने पूरी रिपोर्ट पेश की यहाँ पे और बताया कि कैसे कैसे आदिवासियों पर जुल्म हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं और उनके अधिकारों पर और उनके स्वाभिमान पर भी अ, हमला हो रहा है। दर्शकों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। और अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।